नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम खबर देश प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ निकिता कश्यप। आज एक बार फिर से हम आप सभी के बीच में आ लौटे हैं अपनी खास पेशकश के माध्यम से। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में जो नीट परीक्षा है उसको लेकर जो लाठीचार्ज किया गया था उस पर आज सुनवाई होनी है। तो वहीं आपको सेशन के बारे में भी जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि कैसे कॉमनवेल्थ में भारत ने इतिहास रचा है। तो प्रज्ञा, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अहम खबरों की। बिल्कुल, पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा संदेश दिया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा कि छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जिन लोगों ने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा। उनका साफ तौर पर कहना है कि ऐसे लोग कानून के शिकंजे में हैं और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, आपको सुनाते हैं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर छात्रों के लिए एक नया वीडियो संदेश जारी किया है। 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि एग्जाम रिफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है। आज के वीडियो में भी प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत फ्रेंड्स कहकर की। सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री मोदी का नया वीडियो। फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया वे जेलों में सड़ रहे हैं। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति विश्वस्त हो, हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा अब टेक्नोलॉजी का उपयोग हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकणी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी सरकार ने एग्जाम रिफॉर्म के लिए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अगुवाई में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। इस टास्क फोर्स में कई क्षेत्रों के दिग्गज और डोमेन विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर्ड टास्क फोर्स कमेटी में कौन कौन? नंदन नीलेकणी टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, डॉक्टर एस सोमनाथ पूर्व अध्यक्ष इसरो, तपन डेका पूर्व डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, वी कामकोटी डायरेक्टर आईआईटी मद्रास, अनीता करवाल पूर्व सचिव शिक्षा मंत्रालय, अमृतलाल मीणा लॉजिस्टिक्स एक्सपर्ट। 6 लोगों की हाई लेवल कमेटी परीक्षा कराने के तरीकों, तकनीकी सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक ढांचे को बेहतर बनाने के लिए अपनी सिफारिशें और मार्गदर्शन देगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर नंदन नीलेकणी कौन हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के दिग्गज उद्यमी हैं। आधार कार्ड के जनक के रूप में जाना जाता है। आईआईटी बॉम्बे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। इन्फोसिस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। 2002 से 2007 तक इन्फोसिस के सीईओ और एमडी रहे। 2006 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नीट पेपर लीक के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कड़े और बड़े फैसले ले रहे हैं। साथ ही वीडियो संदेश के जरिए खुद युवाओं को जानकारी दे रहे हैं। अब तक प्रधानमंत्री मोदी 3 वीडियो जारी कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी का नया अंदाज युवाओं के बीच पॉपुलर हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो नए नए रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिश है कि परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए ताकि आगे कभी पेपर लीक ना हो।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू होने के साथ ही स्थगित हो गई है। आज लोकसभा में पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाएगा। बिल्कुल, और इस विधेयक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है क्योंकि इससे परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 20 जुलाई को छात्रों के आंदोलन के दौरान पुलिस, आरएएफ जवान समेत अन्य सुरक्षा बलों की तरफ से किए गए बल प्रयोग मामले में विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए आज संसद में सरकार को घेराव की तैयारी के बीच में सरकार भी अब पलटवार के लिए तैयार है। लेकिन जिस तरीके से हम मॉनसून सेशन के शुरुआती दिनों से ही देख रहे हैं कि बार बार स्थगित हो जाती है, कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाती है, न केवल लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी इसी तरीके का हाल जो है प्रज्ञा हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही सेशन की शुरुआत 11 बजे होती है, उसके कुछ ही समय के बाद दोबारा से स्थगित कर दी जाती है। बिल्कुल निकिता, क्योंकि जिस तरीके से हम ये सोच रहे थे कि सैटरडे को जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई जो है वो जब स्टार्ट होगी तो प्रॉपर सुचारू रूप से चलेगी, क्योंकि जिस तरीके से प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहे थे वो खत्म हो गए हैं। लेकिन निकिता, जैसा कि हमने देखा कि 11 बजे से कार्रवाई शुरू हुई और तुरंत ही उसे स्थगित कर दिया गया। बिल्कुल, और देखिए लोक परीक्षा संशोधन जो विधेयक पेश किए जाने से पहले पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो संसद भी पहुंचे थे और जहां संसद परिसर में एनडीए के सांसदों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। बिल्कुल निकिता, क्योंकि ये देखने वाली बात होगी क्योंकि जिस तरीके से शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था और वैसे ही जैसे वो संसद पहुंचे उनका भव्य स्वागत किया गया। निकिता, इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, अगर आज मॉनसून सेशन की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट है, किस तरह की स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है? देखिए प्रज्ञा, जिस तरह से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, इस्तीफे के बाद लगातार जिस तरह से सामने आ रही थी कि आखिर उनका इस्तीफा हुआ है तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे थे सदन के अंदर, बात करें तो जिस तरह से विपक्ष लगातार प्रदर्शन करता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा था। शनिवार को उनका इस्तीफा हो गया तो विपक्ष के पास अभी कोई मुद्दा तो सामने रहा नहीं, क्योंकि छात्रों का भी आंदोलन समाप्त हो गया है। अब ऐसे में केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी बातों को स्वीकार कर लिया कि जो छात्र अपनी बात उनकी मांग थी, उन्होंने अपनी मांग को पूरा करने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई है। लेकिन विपक्ष जिस तरह से लगातार प्रदर्शन कर रहा है और आज सोमवार की दोनों सदनों की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई 11 बजे से, तो वैसे ही दोनों लोकसभा में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे तो लोकसभा में जितने भी विपक्षी दल के जो सांसद हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए, चाहे अखिलेश यादव, राहुल गांधी हो या अन्य कोई भी जो सांसद। बिल्कुल अरविंद, देखिए विगत दिनों की बात की जाए तो विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, और जिसके बाद हम सभी को ऐसा लग रहा था कि शायद अब सोमवार से जो कार्रवाई है दोनों सदनों की वो सुचारू रूप से चलेगी। लेकिन एक बार फिर से विपक्ष जो है पूरी तरीके से हमलावर है और आज फिर से यही तस्वीरें सामने आई हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। बिल्कुल, आज भी प्रदर्शन देखने को मिला, क्योंकि जो विपक्षी दल के जो सांसद है अपने हाथों में जो पोस्टर बैनर लेके आए थे, उस पोस्टर बैनर में साफ शब्दों में 3 शब्द काफी अहम महत्वपूर्ण दिखे थे। उनके तरफ से लिखा गया था कि जिस तरह से वोट चोरी हो रही है, यानी लोकतंत्र में वोट चोरी, सरकार में पेपर चोरी और धार्मिक आस्था पर बात करें तो राम मंदिर को भी लिखा गया था कि किस तरह से चंदा चोरी हो रही है। तो इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्षी दल की तरफ से जोरदार प्रदर्शन किया गया संसद के बाहर और सदन के भीतर भी, जिसकी वजह से सदन की कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। 12 बजे की कार्रवाई शुरू होते ही और वैसे ही दोनों सदनों पे जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। लगातार जिस तरह से अपनी सांसद की तरफ से जो बातें रखी जानी चाहिए थी संसद के अंदर रखी नहीं जा रही है। विपक्षी दल के जो सांसद है वो लगातार सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है उसका जवाबदेही कौन होगा, क्योंकि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर उनके तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री के इशारों पर ही छात्रों पर लाठीचार्ज की गई थी। तो कहीं ना कहीं दोनों सदनों में जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला है, अब ऐसे में सदन को चलाने के लिए किस तरह से मध्यस्थता करनी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष बार बार बिल्कुल अरविंद, अब देखना होगा कि ये जो कार्रवाई है वो 2 बजे के लिए तो स्थगित कर दी गई है, अब आगे ये कार्रवाई चल पा रही है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए।
तो बिल्कुल प्रज्ञा, देखिए लगातार यही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है कि सदन जो है वो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि शनिवार को भी देखिए जब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो पुरजोर मांग की जा रही थी उसे पूरा कर दिया गया, तो आप सभी जो है कयास लगा रहे थे कि अब सदन जो है वो पूरे सुचारू रूप से चलेगा। लेकिन प्रज्ञा, एक बार फिर से आज हम सभी ने वही तस्वीरें देखी है कि सदन जो है वो दोनों ही सेशंस जो है वो प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निकिता, अब देखना होगा कि 2 बजे के बाद भी वो कार्रवाई सुचारू रूप से चल पा रही है या नहीं। अब बात कर लेते हैं निकिता अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट में आज राम मंदिर चंदा चोरी केस को लेकर अहम सुनवाई होने वाली है। इस सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि उसकी तरफ से बनाई गई नई एसआईटी को कौन कौन से सदस्य जो है वो मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, देखिए इस नई एसआईटी ने क्या जांच की है, यानी कि केस की जांच में अभी तक क्या कुछ प्रोग्रेस है, अदालत के सामने उसे रखा जाएगा। जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जेल में बंद सभी 8 जो सदस्य हैं, यानी कि जो आरोपी हैं, उनको आज अदालत में पेश किया जाएगा। सुरक्षा कारणों से भी आरोपियों को कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर किए जाने की भी संभावनाएं जो प्रज्ञा है वो लगातार देखने को मिल रही है। बिल्कुल निकिता, और विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट के समक्ष ये पेशी की जाएगी। इससे पहले निकिता बता दें कि 13 जुलाई को प्रभारी न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट प्रतिभा नारायण ने सभी आरोपियों की न्यायिक अभिरक्षा जो है वो 27 जुलाई तक बढ़ा दी थी, और आज वो दिन कंप्लीट हो रहा है। और विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट रजत वर्मा की अदालत में आज यानी सोमवार को सुनवाई होगी। निकिता, इसी खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजहर, क्या कुछ अपडेट है? आज जो है वो कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? पहले जब सुनवाई हुई थी तो ये आदेशित किया था कि अगर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए प्रज्ञा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में आज जिस तरीके से सुनवाई होगी क्या कुछ उसमें बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि 8 आरोपी जो गिरफ्तार किए गए थे आज उन्हें पेश किया जाएगा। और कयास यह भी लगाए जा रहे हैं कि सुरक्षा मानकों को मद्देनजर रखते हुए हो सकता है कि ये जिस तरीके से इंडिविजुअली जाकर उन्हें पेश किया जाता है वो ना होकर उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए। बिल्कुल, तो निकिता, अजहर हमारे साथ दोबारा से जुड़ चुके हैं। अजहर, जिस तरीके से 8 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज पेशी होगी, क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है, क्या कुछ फैसला आ सकता है इस मामले में? बिल्कुल, देखिए एसआईटी ने जब अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी उसके बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा समेत मनीष यादव समेत तमाम लोग शामिल थे, कुछ बैंक कर्मचारी भी थे। तो उसके बाद देखिए कोर्ट में, एंटी करप्शन कोर्ट में उन तमाम लोगों की पेशी हुई और 13 जुलाई को 27 तारीख तक के जुडिशल कस्टडी जो है वो उन तमाम 8 आरोपियों की बढ़ा दी गई थी। आज फिर से एंटी करप्शन स्पेशल कोर्ट में उन तमाम लोगों की सुनवाई होनी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम 8 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसमें देखिए जो सुभाष श्रीवास्तव है आरोपी, इसके द्वारा 18 तारीख को एक कोर्ट में अर्जी दी गई थी कि जो उसका पेंशन खाता फ्रीज किया गया है उसको खोल दिया जाए, क्योंकि उसके परिवार वालों को काफी दिक्कत परेशानी हो रही है। अब इस पूरे मामले में जो विवेचक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है आशुतोष तिवारी, उनको कोर्ट ने 3 बिंदुओं पर आख्या स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे कि किस आधार पे आपने जो खाता था, पेंशन खाता था, वो फ्रीज किया। फिलहाल आज बड़ा दिन है, उन तमाम आरोपियों के लिए कोर्ट फैसला भी सुना सकता है और क्या कुछ निर्देश कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट में भी आज इस मामले में सुनवाई होनी है। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेशित किया था कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के निगरानी में एसआईटी का गठन किया जाए, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में एसआईटी का गठन किया गया है, जिसमें लखनऊ आईजी किरण एस शामिल है, अयोध्या आईजी सोमेन वर्मा शामिल हैं, अयोध्या एसएसपी गौरव ग्रोवर जो है वो भी शामिल है। ये तीनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं, इनकी निगरानी में नई एसआईटी का गठन हुआ है।
नई एसआईटी के गठन के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई होनी है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ बात कही जाती है, क्या कुछ निर्देश दिए जाते हैं, फिलहाल ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि नई एसआईटी की ओर से अपनी रिपोर्ट को भी रखा जाएगा, तो क्या कोई बड़ा खुलासा आज एसआईटी की ओर से भी उस रिपोर्ट में किया जा सकता है? क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि एसआईटी जो है वो नई तरीके से नई एसआईटी की ओर से नई रिपोर्ट को रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए इससे पहले जब जो पुरानी एसआईटी बनी थी उसके द्वारा प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसके बाद 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब एसआईटी अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने वाला था पहले शासन को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब ये रिपोर्ट आज सौंपी जाएगी। उसमें किन किन लोगों का जिक्र होगा, क्योंकि प्रारंभिक रिपोर्ट जो पुरानी एसआईटी के द्वारा सौंपी गई थी उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रस्ट के कर्मचारी थे वो शामिल थे, ट्रस्ट के पदाधिकारियों का किसी का नाम नहीं था। लेकिन अब इसमें और कौन कौन से नाम बढ़े, क्योंकि देखिए जब प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी गई थी उसके बाद नैतिकता के आधार पर चंपत राय, अनिल मिश्रा जो कि ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया, अनिल मिश्रा के द्वारा इस्तीफा दिया गया। फिर ट्रस्ट की बैठक हुई, इस्तीफा मंजूर किया गया और उसके बाद देखिए सीईओ के गठन की बात हुई ट्रस्ट की बैठक में। तो ये तमाम चीजें हुई। तो आज विस्तृत रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा सौंपी जाएगी। इससे पहले जो एसआईटी बनी थी आईएएस अधिकारी विजय विश्वास पंत जो कि लखनऊ के मंडल आयुक्त है उनकी अध्यक्षता में बनी थी, उसके अलावा 2 और आईएएस अधिकारी शामिल थे। तो अब आईपीएस अधिकारियों की निगरानी में नई एसआईटी का गठन हुआ है। अब ये जांच का दायरा कितना बढ़ेगा और कौन नाम शामिल देखना होगा कि कोर्ट में जब पेशी होगी तो क्या कुछ निर्णय जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अजहर इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। बिल्कुल प्रज्ञा, तो देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई होनी है, सभी की नजरें जो है वो इस फैसले पर टिकी हुई है कि आखिर क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। जैसा कि अजहर ने भी अभी हमें जानकारी दी कि नई एसआईटी की ओर से नई जांच रिपोर्ट को आज सौंपा जाएगा, तो हो सकता है प्रज्ञा के और भी बड़े खुलासे जो है वो एसआईटी की इस जांच रिपोर्ट से उजागर हो सकते हैं। बिल्कुल निकिता, अब निकिता बात कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली में नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल के प्रयोग के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। छात्रों पर लाठीचार्ज और अन्य कार्रवाई के आरोपों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर अब सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ जो है सुनवाई करेंगे। बिल्कुल प्रज्ञा, और देखिए इससे पहले भी 24 जुलाई को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए तारीख को तय किया था और जहां 20 जुलाई को संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में झड़प की तस्वीरें हम सभी ने देखी थी। आरोप यह भी है कि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तो वहीं पुलिस ने लाठीचार्ज जो है उनको करना पड़ा था। आंसू गैस के गोले भी इस दौरान जो है वो दागे गए थे और अब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल निकिता, क्योंकि दिल्ली में 20 तारीख को जो प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज हुआ था उसमें कई लोगों के ऊपर बल प्रयोग किए गए थे। उसी के आरोप में आज जो है निकिता सुनवाई होने वाली है सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता में। जिस तरीके से प्रज्ञा देखिए इस जो कांग्रेस जनता पार्टी है उनकी ओर से जो प्रदर्शन किया गया था, इसी बीच हमें ऐसे हिंसक झड़प की तस्वीरें देखने को मिली थी, जिसके बाद पुलिस की ओर से उनको कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस वालों का उनकी ओर से जो इस बात पर सफाई दी गई है वो यही कही गई है कि परिस्थितियों को हिंसक ना होने देने की वजह से उन्होंने लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया, उनकी मजबूरी बन गई थी लाठीचार्ज को इस्तेमाल करना। और जहां जिसके बाद आपको यह भी जानकारी दे दें कि आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। तो प्रज्ञा, अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी है। क्या कुछ बड़ा फैसला आता है, सभी पर इसकी नजर टिकी हुई है। बिल्कुल निकिता, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को किस तरीके से लेता है और क्या कुछ निर्णय जो है इस मामले पर देता है, क्योंकि जिस तरीके से 20 जुलाई को प्रदर्शन हुआ था, कई प्रदर्शन तो बिल्कुल निकिता आपको बता दें छात्रों पर बल प्रयोग के आरोप में आज सुनवाई होने वाली है। अब देखना होगा कि कोर्ट जो है इसमें किस तरह के फैसले देता है। बच्चों के पक्ष में ये फैसले निकलकर सामने आते हैं। बिल्कुल प्रज्ञा, लेकिन एक और ये चीज आपको ध्यान होगी कि इसी बीच जो है सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस भी ट्रेंड कर रही थी जिसमें पुलिस वालों की भी पिटाई की गई है। और जिसमें कि ये वीडियोस भी देखिए काफी स्तब्ध करने वाले थे, क्योंकि पुलिस वालों को भी घेर कर जो है वो तमाम लोगों की ओर से जो कि प्रदर्शनकारी थे, गुस्से में थे, उनकी ओर से भी उनके साथ हाथापाई की गई। तो बेहद ही जो ये मामला है वो उलझता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक और जहाँ प्रदर्शनकारियों को कई चोटें लगी हैं तो वहीं पुलिस वाले भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बिल्कुल
निकिता, क्योंकि जो पुलिस घायल हुए थे उनकी तरफ से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही थी कि परिस्थिति को संभालने के लिए लाठीचार्ज किया गया था, कुछ लोगों ने उन पर पत्थरबाजी की थी। ये भी तस्वीरें निकिता निकलकर सामने आ रही थी। और जैसा कि हमने देखा था कि इंस्टाग्राम पे, इस तरह की सोशल मीडिया पे कई तरह की वीडियो भी निकिता सामने आ रहे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि बच्चों की तरफ से भी जो है वो पत्थरबाजी किए जा रहे थे। और पुलिस की तरफ से जो बयान दिया गया था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले पत्थरबाजी की गई, उसके बाद से ही ये लाठीचार्ज जो है वो किया गया। लेकिन निकिता, अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले पर सुनवाई करने वाली है। क्या कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आता है। बिल्कुल प्रज्ञा, आपने बेहद ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि पुलिस वालों की ओर से यह बातें भी कही गई हैं कि 100 से ज्यादा जो पुलिस कर्मी हैं वो इस प्रदर्शन के दौरान घायल हुए हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि न केवल प्रदर्शनकारियों को चोटें लगी हैं, बल्कि पुलिस प्रशासन में भी ऐसे तमाम अधिकारी हैं, तमाम ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको उस दिन चोटें लगी थी। और इसी खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पुलिस की ओर से जो लाठीचार्ज किया गया था, आंसू गैस के गोले दागे गए थे, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। क्या कुछ इसमें आज बड़ा फैसला आ सकता है? देखिए, 20 जुलाई को जो संसद मार्च के दौरान छात्रों पर जो लाठीचार्ज की गई थी, उसके एवज में 2 याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो चीफ जस्टिस जय सूर्यकांत वो मौजूद है, उन्होंने साफ शब्दों में पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई को उन्होंने टिप्पणी की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि लोकतंत्र में प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन करने का अधिकार सबको है। यदि पुलिस इस तरह की कार्रवाई करती है तो वो जांच का विषय है कि आखिर पुलिस ने लाठीचार्ज किस मद में रखा है, क्यों उनको लाठीचार्ज करनी पड़ी, ये सभी उन्होंने टिप्पणी की। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि लोकतंत्र में जो धरना प्रदर्शन, शांति प्रदर्शन करने का अधिकार सब है। अपनी मांगों को लेकर लोग शांति प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उस पर पुलिस कार्रवाई उचित नहीं है। और अगली जो सुनवाई है वो मंगल यानी कल होने वाली है। उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आज आई है वो पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई पर आई है कि आखिर पुलिस ने जो उन पर लाठीचार्ज की, वाटर कैनन का प्रयोग किया। साथ ही साथ जो बात करें तो जो आंसू गैस के जो गोले छोड़े गए थे, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। अब ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा यह तो जांच का विषय कि आखिर पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसा क्यों कहा गया है, किया गया है। और कल जब सुनवाई होगी तो उसके दौरान क्या सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, बिल्कुल अरविंद, अब देखना ये होगा कि इस बार सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से क्या कुछ पक्ष रखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर क्या कुछ फैसला देता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद, इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से निकिता, लगातार 20 जुलाई को जो प्रदर्शन हुआ था, जिसमें छात्रों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, उन पे बल प्रयोग किया गया था, इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ फैसला जो है वो निकलकर सामने आता है। बिल्कुल प्रज्ञा, देखने वाली बात भी होगी, क्योंकि हर किसी की नजरें इस पर टिकी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज जो यह सुनवाई होने वाली है कई मायनों में काफी अहम मानी जा रही है। खासतौर पर पुलिस की ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से यह प्रदर्शन हुआ था, इस वीडियोस जो है वो काफी सारे ट्रेंड करते हुए नजर आए थे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर लगातार निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन की संभावनाओं के भी संकेत उनकी ओर से दिए जा रहे हैं। बिल्कुल निकिता, और इसी बीच बहस को नया मोड़ दिया है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी के बयान ने। आपको बता दें, रशीदी ने दावा किया कि असदुद्दीन ओवैसी आज के दौर में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और इस बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश की सियासत में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी निकिता तेज हो गया है। बिल्कुल प्रज्ञा, इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को कि आखिर इसमें क्या कुछ जो है वो निकल कर सामने आया है। अखिलेश भैया की रातों की नींद अब हराम हो जाएगी। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी आज के वक्त में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां असदुद्दीन ओवैसी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टेंशन बढ़ा रहे हैं, वहीं कई मौलानाओं ने भी ओवैसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ओवैसी आज के वक्त में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। देखिए,
असदुद्दीन अवैसी आज के वक्त में मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसकी वजह सुनिए क्या है। आज़ादी के बाद में एक पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग। हमारे जितने बड़े उलमा थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हज़रत मोहनी, हुसैन अहमद मदनी, जितने भी लोग थे, सबने उस पार्टी को नकारा। इसलिए नकारा कि हिंदुस्तान के अंदर रहकर खालिस मुसलमान के नाम पर कोई पार्टी नहीं चल सकती। अगर सारे मुसलमान एक भी हो जाएं 100%, तब भी हम न तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं न प्रधानमंत्री बन सकते हैं। यहाँ वही पार्टी कामयाब हो सकती है जो दोनों कम्युनिटी को या सबको साथ लेकर चले। इसीलिए हमने नेहरू से लेकर अखिलेश यादव तक तमाम लोगों को, हिंदुओं को अपना नेता माना। यूपी में बीजेपी तीसरी बार जीत दर्ज कर नया इतिहास लिखना चाहती है। वहीं ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के दम पर कमाल करना चाहते हैं। लेकिन साजिश रशीदी को ऐसा लग रहा है कि अगर यूपी के दंगल में AIMIM उतरेगी, मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारेगी, तो बीजेपी को फायदा होगा और इंडी गठबंधन को नुकसान। ये जहां भी जाते हैं मुसलमानी क्षेत्र में, जहां मुसलमान ज्यादा तादाद में हैं, वहीं अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं। कांग्रेस भी वहां मुसलमान देती है, समाजवादी भी मुसलमान देती है, बसपा भी मुसलमान देती है, सारी पार्टियां मुसलमान देती है। एक कैंडिडेट इनका चला जाता है, वोट सारा बिखर जाता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। तो अगर ये मुसलमानों का भला चाहते हैं तो यूपी में चुनाव न लड़े। वैसे असदुद्दीन ओवैसी सपा को गठबंधन का ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आज वक्त है, बात कर लो, बाद में रोना नहीं। वहीं सपा के पूर्व सांसद ST हसन का कहना है, यूपी में सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए। वहीं बीजेपी निशाना साध रही है। जहां तक सवाल इस बात का, मैं तो सिर्फ दिल से चाहता हूं कि सेकुलर वोट बंटना नहीं चाहिए अगर बीजेपी को हराना हो। अब गठबंधन की क्या जरूरत है? दोनों की एक ही नीति है, शरीर अलग है, दोनों की आत्माएं एक है और दोनों की कार्य पद्धति एक है। तो अब मैं नहीं समझता हूं कि कौन किसको ऑफर कर रहा है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस समय बीजेपी के विरुद्ध सारे जितने दलों का दलदल है, वो एक, जो चाणक्य जी ने कहा था ना कि जब वो सारा विपक्ष एक हो जाए तो समझो कि राजा, अब राजा तो जो में है नहीं, अब तो जनता का सेवक का है, ईमानदार है, ऐसा चाणक्य उस समय कहते थे। आज ये सारे दल इसलिए मिले हैं कि हमारा राजनेता, हमारा सिरमौर, हमारे प्रधानमंत्री पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। यूपी में 2027 की सियासी फाइट टाइट होने वाली है। अब देखना होगा कि ओवैसी को सहयोगी मिलते हैं या नहीं। देखना ये भी खास होगा कि साजिश रशीदी के बयान पर ओवैसी क्या जवाब देते हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पेपर लीक विवाद और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब देश की राजनीति और छात्र राजनीति दोनों में हलचल तेज हो गई है। बिल्कुल, देखिए, जहां एक तरफ सरकार दावा कर रही है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई को सुनिश्चित किया जाएगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है, तो वहीं छात्रों के भविष्य से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। बिल्कुल। तो वहीं दूसरी ओर JNU एक बार फिर से विरोध प्रदर्शनों का केंद्र बन गया है। बिल्कुल निकिता, और JNU छात्र संघ की ओर से निकाले गए विजय मशाल जुलूस में आजादी आजादी, इनकलाब जिंदाबाद, बीजेपी से आजादी की तरह कई नारे जो हैं वो दिए जा रहे हैं। इसी पर दिखा देते हैं दर्शकों को हमारी ये खास रिपोर्ट। रात का अंधेरा, हाथों में जलती मशालें और JNU कैंपस में गूंजते ये नारे। पेपर लीक पर दिल्ली के जंतर मंतर समेत पूरे देश में मचे बवाल के बाद शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। प्रधान के इस्तीफे के बाद JNU-SU ने बीती रात कैंपस में विजय मशाल जुलूस निकाला। हजारों छात्र कैंपस में इकट्ठा हुए, हाथों में बैनर और पोस्टर थे और जुबां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठा, नारे लगे, बीजेपी से आजादी, RSS से आजादी, दिल्ली पुलिस से आजादी।
छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और टीयर गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग दोहराई। जेएनएसयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की दुश्मन है। बहुत दुख की बात है, लेकिन बहुत स्पष्ट पता भी चल रहा है कि ये सरकार किसको अपना दुश्मन मानती है और ये सरकार साफ सुथरे शब्दों में, एक्शन में बता रही है कि ये सरकार पढ़ने लिखने वाले लोगों को, किताब पसंद करने वाले लोगों को अपना दुश्मन मानती है, लगातार जेलों में उनको ठूसती है। इतना ही नहीं, अदिति मिश्रा ने बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जेल में बंद छात्रों को नहीं छोड़ा तो ये विरोध और तेज होगा। बिहार में जो प्रोटेस्ट चला उसका वीडियो सबने देखा, पूरी देश ने देखा है। किस चीज़ का मर्डर हुआ है? आरएसएस की तानाशाही का मर्डर हुआ है शायद, इसलिए उनको जेल में डाल के रखा है। और हम चेतावनी देते हैं बीजेपी सरकार को, आरएसएस की सरकार को कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, नहीं तो ना जेएनयू चुप बैठेगा, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, ना जामिया, ना एयूडी, ना दिल्ली, ना बिहार, हर जगह से आवाजें उठेंगी। जेएनएसयू प्रेसिडेंट ने एनटीए पर निशाना साधा और नई शिक्षा नीति का भी विरोध किया। एनटीए के खिलाफ, एनटीए जो है वो जड़ है पूरा निजीकरण का। एनटीए को जाना है, नीट को जाना है, उसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को जाना है, उसके साथ साथ विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान जो ये लाने वाले हैं उसको भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा। हम अपने शिक्षा के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही इतनी सी ही बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। शिक्षा सस्ती हो, शिक्षा सबके लिए हो, इतनी सी हमारी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। उधर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार पहले ही सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट, टास्क फोर्स और छात्रों के हित में हर जरूरी कदम उठाने की बात कह रही है। बावजूद इसके ऐसे में इन सरकार विरोधी नारों को देखकर सवाल उठना लाजमी है, क्या अब आंदोलन सिर्फ पेपर लीक तक सीमित है या फिर इसका दायरा राजनीतिक विरोध तक पहुंच चुका है? पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, कानून सख्त बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या आजादी आजादी और बीजेपी से आजादी जैसे नारे उसी मुद्दे की लड़ाई है या आंदोलन अब एक नए राजनीतिक एजेंडे की तरफ बढ़ चुका है? क्या जेएनयू में उठी ये आवाज छात्रों के भविष्य की लड़ाई है या फिर एक बार फिर कैंपस वैचारिक टकराव का अखाड़ा बनता दिख रहा है? चलिए अब आपको कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर के बारे में जानकारी देते हैं, जहां राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2028 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है और जिसके बाद से ये चर्चाएं जो है अब तेज हो गई हैं। बिल्कुल निकिता, और एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान सिद्धरमैया ने कहा कि राजनीति पहले की तुलना में अधिक भ्रष्ट हो गई है और बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो राजनीति में सक्रिय रहेंगे, उससे दूरी नहीं बनाएंगे। इसी पे देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2028 विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान करके सियासी गलियारों में सनसनी फैला दी है। मंड्या में एक कार्यक्रम के दौरान सिद्धारमैया ने राजनीति भ्रष्ट होने और अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने साफ किया कि वो सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे और जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। सिद्धारमैया ने एक लंबे चौड़े एक्स पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। चूंकि आज राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्ट हो चुका है, इसलिए मैं 2028 के विधानसभा चुनावों में चुनाव नहीं लड़ूंगा। हालांकि राजनीति में सक्रिय रहते हुए मैं लोगों के सुख दुख और उनकी कठिनाइयों के लिए एक आवाज के रूप में खड़ा रहना जारी रखूंगा। वरुणा निर्वाचन क्षेत्र के लोग मुझे एक बार फिर चुनाव लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है कि मुझे अब से किसी भी चुनाव में नहीं उतरना चाहिए। अतीत में जब मैंने चुनाव लड़ा था तो निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने ही हमें पैसे दिए थे और हमारी जीत सुनिश्चित की थी, लेकिन आज वैसी स्थिति अब नहीं रही। अपनी उम्र का हवाला देते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि मैं अब 79 वर्ष का हूँ। हमारी सरकार के कार्यकाल में अभी 1.5 साल बाकी हैं, तब तक मैं 81 से 82 वर्ष का हो जाऊंगा।
मेरा स्वास्थ्य अब उतना मजबूत नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अब पहले जैसे उत्साह के साथ काम करना संभव नहीं है। 2028 तक मैं 82 वर्ष का हो जाऊंगा। वो मेरे राजनीतिक जीवन के 50 वर्ष पूरे होने का प्रतीक होगा। मैंने अपनी राजनीतिक यात्रा 1978 में एक तालुक बोर्ड सदस्य के रूप में शुरू की थी। मैंने हार और जीत दोनों देखी हैं, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने उन सिद्धांतों के खिलाफ काम नहीं किया जिन पर मैंने विश्वास किया, और न ही अपनी अंतरात्मा को धोखा दिया। सिद्धारमैया ने भ्रष्ट राजनीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वह समय आ गया है जहां यदि हम चुनाव लड़ते हैं तो हमें लोगों को पैसे देने होंगे। आज की राजनीति पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है। ईमानदार राजनीति का कोई वजूद नहीं दिखता। इस पृष्ठभूमि में मैं भविष्य के चुनाव न लड़ने के फैसले पर पहुंचा हूं। 5 दशकों से राज्य के लोगों ने मुझे अपने बीच का एक हिस्सा माना है और स्नेहपूर्वक मेरा मार्गदर्शन किया है। यह कर्ज मुझ पर भारी है, इसलिए मेरा भविष्य का जीवन भी जनसेवा को समर्पित रहेगा। सिद्धारमैया का यह ऐलान ऐसे समय में आया है जब कर्नाटक में कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन चल रहा है। करीब 20 मंत्री पदों के लिए 60 से अधिक विधायक दावेदार बताए जा रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व नई दिल्ली में मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक करके अंतिम फैसला ले सकता है। ऐसे में सिद्धारमैया के चुनाव न लड़ने के ऐलान को राज्य की भविष्य की नेतृत्व राजनीति और सत्ता संतुलन से जोड़कर देखा जा रहा है। सिद्धारमैया के बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे उनका व्यक्तिगत फैसला बता रही है, जबकि बीजेपी ने सिद्धारमैया के बयान को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। क्या राहुल गांधी जी अपने भ्रष्टाचार को कब उजागर करेंगे? सिद्धारमैया ने सीधा आप पे आरोप लगाया है। अभी तक आपने विदेश यात्रा का खर्चा नहीं बताया है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। ये सिद्धारमैया नहीं, सीताराम केसरी नहीं। देखिए, कांग्रेस के सब बड़े लीडर धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए कि उनको जो मान सम्मान, जो रिस्पेक्ट, जो विजिबिलिटी कुछ नहीं मिलती, इसलिए कि सब कुछ राहुल गांधी और परिवार है। इसलिए लोग दुखी हैं और धीरे धीरे करके अपना रुख और मुंह दोनों मोड़ रहे हैं। देखिए, हमारे वो गार्जियन हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ा पहचान कर्नाटक में लोगों के बीच में एक छाप छोड़ा है और आज भी हम उनसे सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी के जितने भी युवा वर्ग हैं, उनके पीछे वाला पीढ़ी है, वो सब लोग हम लोग उनसे सीखते हैं और वो हमारे गार्जियन हैं। उनका जो भी इच्छा होगा, जो भी उनका मन का बात होगा, मुझे लग रहा है उसको हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीतिक में नहीं भी रह करके मार्गदर्शन वो हमारे करते रहेंगे। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मैं आशा करता हूं कि उनका जो उम्र है, एक लंबा आयु उन्होंने राजनीति में बिताया है, वो अनुभव के माध्यम से हमें मार्गदर्शन करेंगे और कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में मजबूत करेंगे, इवन देश लेवल में आगे बढ़ाएंगे। No, that would be a huge loss for not just the party but also for the country and the state, because people like leaders like Siddaramaiah ji are very rare. He is a very, very valuable asset for our party and for the state and for the country. DK शिव कुमार के साथ लंबे समय तक चले सत्ता संघर्ष के बाद सिद्धारमैया ने इसी साल 28 मई को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और 29 मई को राज्यपाल ने उसे मंजूर कर लिया था। अब करीब 2 महीने बाद उन्होंने 2028 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में उनके इस फैसले ने कर्नाटक में कांग्रेस के भविष्य के नेतृत्व को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। वहीं राजनीति के भ्रष्ट होने और चुनाव लड़ने के लिए पैसे खर्च करने की उनकी टिप्पणी ने कांग्रेस समेत पूरे राजनीतिक तंत्र पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली महिला आयोग को नया नेतृत्व मिल गया है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है।
बिल्कुल, और इसी के साथ ही श्यामबाला, मालती वर्मा और रेणु भल्ला को आयोग का सदस्य बनाया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लता गुप्ता और नई टीम को बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि आयोग महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी ढंग से काम करेगा। इसी पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट, चलिए आपको दिखाते हैं। करीब 2.5 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली महिला आयोग को अध्यक्ष मिल गया है। दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। इसके साथ ही 5 नए सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। श्यामबाला, मालती वर्मा, लता सोडी, संद्रिका शर्मा झा और रेणु भल्ला दिल्ली महिला आयोग की नई सदस्य हैं। लता गुप्ता की नियुक्ति के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर लिखा, दिल्ली महिला आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष लता गुप्ता एवं सभी सदस्यगण को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी दिल्ली सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा, अधिकारों और सशक्तिकरण को नई दिशा देंगी तथा एक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और सुरक्षित दिल्ली के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगी। बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद लता गुप्ता ने कहा कि वो हर कमी को दूर करेंगी और किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। आयोग 2 वर्ष से अपनी क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा था, तो अब तक जितनी भी शिकायतें इकट्ठी हुई हैं वहाँ उनको समयबद्ध, सूचीबद्ध करके उनका निस्तारण हो। हमारी हेल्पलाइन नंबर सक्रियता से हर एक बहन के बीच पहुँचे और दिल्ली की हर एक महिला को आयोग पर भरोसा कायम हो, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी और मैं इसी तरीके से इसी दिशा में काम करूंगी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2025 में एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली महिला आयोग के बंद होने पर चिंता जाहिर की थी। इसके बाद सवाल उठ रहे थे कि आखिर महिला आयोग का नया अध्यक्ष कब मिलेगा। अब दिल्ली सरकार ने लता गुप्ता को बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर लता गुप्ता कौन है। वर्तमान में दिल्ली बीजेपी की उपाध्यक्ष हैं। दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की महामंत्री रह चुकी हैं। 2 बार दिल्ली नगर निगम की पार्षद रह चुकी हैं। एमसीडी की पहली महिला स्थायी समिति के अध्यक्ष। लंबे इंतजार के बाद दिल्ली महिला आयोग को अध्यक्ष मिला है। ऐसे में लता गुप्ता के सामने कई चुनौतियां हैं। अब देखना होगा कि लता गुप्ता महिलाओं की उम्मीदों पर कितना खरी उतरती हैं। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान में एलजीबीटीक्यू समुदाय को लेकर नई बहस छेड़ दी है। बिल्कुल, और जहां देखिए हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कहा कि एलजीबीटीक्यू समुदाय और ऐसी प्रवृत्तियां समाज का हिस्सा रही हैं और भारतीय परंपरा ने उनके अस्तित्व को स्वीकार किया है। बिल्कुल, और भागवत ने यह भी कहा कि कुछ स्थितियां जन्मजात होती हैं जबकि कुछ समय के साथ विकसित हो सकती है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि जिन लोगों की स्थिति बदली नहीं जा सकती वो भी इंसान है और उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। समाज में, सर्व समाज में ये प्रवृत्तियां रहती है। कुछ तो प्रकृति ने ही दी हुई प्रकार है, हम कुछ नहीं कर सकते, वो भी कुछ नहीं कर सकते, उनको ऐसा पैदा किया है। लेकिन कुछ एक्वायर्ड है बाद में मानसिकता के कारण, कुछ शरीर के खिंचाव के कारण बनी हुई बातें हैं। तो सारी दुनिया में तो हमारे यहां नहीं थी ऐसा तो हम नहीं कह सकते। हम भी मनुष्य, हमारे यहां भी थी, लेकिन हमारे यहां उनकी चुपचाप व्यवस्था की गई। हमारे यहां कहा गया कि ये है और कुछ क्यूरेबल है, वो क्योर होगा, जो नहीं है वो भी मनुष्य है, उनको भी जीने का अधिकार है। उनको समाज से अलग थलग नहीं करते। समाज जीवन के एक विराट व्यापार में उनके लिए भी एक व्यवस्था है। उनको हीन भाव से मत देखो। तो शिखंडी एक राजा था और सब वीरों के बराबर लड़ने के लिए गया। तो हमारे यहां इसकी एक व्यवस्था थी। आज फिर से हम देखते हैं
उनके देवी देवता है, उनके देवस्थान है, उनके महामंडलेश्वर भी है, कुंभ में आते हैं। तो ऐसी बातों का फालतू ही गाजा वाजा न करते हुए, हो हल्ला न करते हुए चुपचाप, क्योंकि समाज की दृष्टि उनके प्रति सहानुभूति की बनी रहे, अपने ही समाज के अंग है, ये बात बनी रहे, इसलिए चुपचाप उनकी एक ठीक प्रकार से व्यवस्था, ऐसा हमने किया है। लेकिन नए इसमें प्रश्न तो खड़े हो रहे हैं, प्रश्न आएंगे, उत्तर नहीं है। चलिए प्रज्ञा, बात करते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का परचम लहराकर पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार देश लौट आए हैं। बिल्कुल, पुरुषों के पैरा पावर लिफ्टिंग इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडू कुमार का दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। बिल्कुल, और जहां देखिए एयरपोर्ट पर भी प्रशंसकों और समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। देश के लिए मेडल जीतकर लौटे झंडू कुमार का कहना है कि यह पल उनके लिए बेहद ही खास है। बिल्कुल, उन्हें मिले प्यार और समर्थन के लिए उन्होंने कहा कि मैं आभार जताता हूं, और उन्होंने कहा कि पदक जीतना और तिरंगे को सम्मान के साथ लहराते हुए दिखाना मेरे लिए गर्व का एहसास कराता है। बिल्कुल, और देखिए झंडू कुमार की ओर से तमाम बातें भी कही गई। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से मेहनत के साथ वे इस ओहदे पर पहुंचे हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। आज तो बहुत अच्छा दिन है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमें इतना प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत मतलब के अंदर से बहुत मोटिवेट हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पहला मेडल हमने इंडिया के लिए दिए, अपना देश के झंडा लहराए, बहुत अच्छा लग रहा है। सर वो तो पूरा थोड़ा सा निपट रहा है और आगे भी थोड़ा मेहनत करेंगे, बढ़िया वाला भी। अभी थोड़ा सा निराशा है कि हम अपना देश के लिए तो गोल्ड नहीं ला पाए, थोड़ा सा ये जी। हमारा कोच साहब हैं, थोड़ा इन पे काम करेंगे। चलवा दो कोई बात नहीं, सब खड़े ये तो सर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट हमने इंडिया का मेडल, कॉमनवेल्थ का पहला मेडल है, तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडल यही है। जी जी हाँ, हमें साई में, जब से हमने साई में सिलेक्शन हुआ है, वहाँ उस दिन से हमें बहुत अच्छा मतलब प्रदर्शन किए और लगातार हमने मेडल। तो बिल्कुल, कॉमनवेल्थ गेम्स में सिर्फ ब्रॉन्ज ही नहीं बल्कि भारत ने गोल्डन शुरुआत कर दी है। भारत की स्टार वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है वो जीत लिया है। बिल्कुल, और देखिए मीराबाई चानू ने अपनी मेहनत, अनुभव और शानदार तकनीक से उन्होंने इस दम पर ही एक बार फिर से इतिहास रच दिया है, और इस जीत के साथ उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्डन हैट्रिक भी पूरी कर ली है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवा देते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हर प्लेयर्स के सपना होते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में जाना, एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना, ओलंपिक में पार्टिसिपेट करना। तो हमारे लिए जो गेम्स है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम इंडिया के लिए कुछ करके दिखाना है, और हम पार्टिसिपेट के लिए आए तो हम कुछ करके दिखाना है, हमारे अंदर जो भी कर सकते हैं हम इंडिया के लिए। तो ये गेम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर गेम्स के लिए, हर प्लेयर्स के लिए सपना होते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में जाके हमको मेडल जीतना सब। तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मुझे वेट लिफ्टिंग को ऊपर करना है और इंडिया के लिए मुझे मेडल देना है। तो मैंने पूरा कोशिश किया, मेरी तरफ से जो भी कर सकते हैं और करके मैं इंडिया के लिए सबसे पहले गोल्ड मेडल मेरे। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल खबरों की। जी हां, ईरान को लेकर अमेरिका की रणनीति में फिलहाल बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित बड़े सैन्य हमले को फिलहाल रोक दिया है। बिल्कुल, और देखिए बताया जा रहा है कि अमेरिका अब कूटनीति के रास्ते को ही प्राथमिकता दे रहा है। इसी पर बनी हमारी खास रिपोर्ट, जानते हैं क्या कुछ खास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सबको चौंकाया है। वैसे तो ट्रंप लगातार ईरान पर सबसे खतरनाक हमले की चेतावनी दे रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ईरान में हमलों पर ब्रेक लगा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किए बिना सैन्य कार्रवाई अपनी हद तक पहुंच गई थी। वो कूटनीति के लिए रास्ता बनाना चाहते हैं
ताकि अगर बातचीत नाकाम हो तो कम समय में दोबारा हमले शुरू किए जा सकें। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हमारा मानना है कि ईरान के साथ समझौता करना ज्यादा समझदारी होगी। हम इस समय उनसे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वो इसे लेकर ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ईरान तुरंत समझौता करने के लिए तैयार है, लेकिन वो बातचीत जारी रखना चाहते हैं। ट्रंप के पीछे हटने की बड़ी वजह यह भी है कि लगातार अमेरिका के हथियारों का स्टॉक कम हो रहा था, जो अमेरिका की चिंता बढ़ा रहा था। एक रिपोर्ट के दावे की माने तो अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर अभियान और ज्यादा बढ़ाया गया तो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों और अन्य एयर डिफेंस हथियारों का भंडार गंभीर रूप से कम हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के साथ युद्ध अमेरिका के लिए लगातार घाटे का सौदा साबित हो रहा था और ट्रंप कई दिन से ये कह रहे थे कि ईरान बातचीत करना चाहता है। अब ट्रंप भी वार्ता के जरिए मामले को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर सबसे बड़े हमले को फिलहाल रोक दिया है। ट्रंप का कहना है कि मेरे पास हमले जारी रखने या उन्हें और तेज करने का विकल्प खुला है, जिसमें ईरान के पास मौजूद हर चीज को नष्ट करना भी शामिल है। मेरी नजर में सबसे समझदारी वाली रणनीति ईरान के साथ समझौता करना है। हम सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन फिलहाल हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ट्रंप के फैसले से ईरान ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन ईरान अभी भी खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। ईरान की सेना ने दावा किया है कि अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट और ईरान दोनों मोर्चों पर अपने मकसद पूरे नहीं कर पाया। मौजूदा हालात अमेरिका के लिए अच्छे नहीं है। जहां अमेरिका खुद को युद्ध का विजेता दिखाना चाहता है, वहीं ईरान ये साबित करने में लगा है कि वो युद्ध हारा नहीं है। लेकिन अमेरिका और ईरान युद्ध का खत्म होना दुनिया के लिए बड़े फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अगर दोनों देशों के बीच ये युद्ध रुकता है तो भारत को क्या फायदा होगा, पहले आप वो समझ लीजिए। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी कमी आएगी। भारत में तेल की कीमतें कम हो सकती हैं। तेल और व्यापार की सप्लाई बेहतर होगी। शेयर बाजार में भी तेजी दिख सकती है। खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा बढ़ेगी। अमेरिका और ईरान युद्ध खत्म होने में ही दुनिया की भलाई है। अब देखना होगा कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत नतीजे तक पहुंचती है या नहीं। तो फिलहाल आज की इस खास पेशकश में इतना ही, जिसमें हमने आपको बताया कि आज मॉनसून सेशन में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके से दोनों सेशंस में जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची है। साथ ही साथ आपको अयोध्या घटनाक्रम के बारे में भी जानकारी दी। तो वहीं आपको बताया कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से भारत ने अपना परचम लहराया है। बिल्कुल। तो फिलहाल खबर देश प्रदेश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।